यूक्रेन जंग का 409 दिन पूरा हो चुका है, लेकिन न तो पुतिन जीत पाए न ज़ेलेंस्की हार पा रहे हैं। रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियार हैं, जो देश 30 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम हो, जिसकी मिसाइलें पृथ्वी को राख में बदलने में सक्षम हैं, जिसकी पनडुब्बियां समंदर में आग लगाने के लिए काफी हों, जिसके बॉम्बर पलक झपकते ही कहीं भी बम बरसा सकते हो, वो रूस छोटे से यूक्रेन को 400 दिन बाद भी क्यों हरा नहीं पा रहा है? 4 दिन की जंग 400 दिन से ज्यादा कैसे पहुंच गई? ये बहुत बड़ा सवाल है और सुपर पावर पुतिन के सामने सबसे बड़ा संकट। आज दुनिया के इस सबसे बड़े सवाल पर करेंगे चर्चा। साथ ही वॉर जोन का लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है ये भी आपको बताएंगे। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री भारत क्यों आ रहे हैं, हर एक खबर विस्तार से आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि सुपर पावर रूस 409 दिन बाद भी जीत क्यों नहीं पा रहा है। तो बड़ा सवाल यही कि छोटी मिलिट्री वाला यूक्रेन अब तक कैसे रूस का सामना इतने दमखम से कर रहा है। पश्चिम देश क्यों नहीं चाहते कि रूस और यूक्रेन में शांति बनी रहे। भारत क्यों आ रही है ज़ेलेंस्की की उप विदेश मंत्री, क्या अब भारत से कोई उम्मीद है उन्हें? वहीं ज़ेलेंस्की को भारत की याद अब क्यों आई, क्योंकि इन तमाम सवालों का जो जवाब है ये तलाशना बेहद जरूरी है। तो इन सभी सवालों का जवाब भी आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि आज से भारत यात्रा पर पहुंच रही हैं ज़ेलेंस्की की मंत्री और 4 दिन के भारत यात्रा पर अमीन झाप्रोवा पहुंचने वाली हैं। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री हैं अमीन, और भारत के दौरे पर वो रहने वाली हैं। 12 अप्रैल तक भारत में ही रहेंगी अमीन झाप्रोवा। तो ऐसे में यूक्रेन की भारत से क्या उम्मीदें होंगी, और जिस तरीके से नाटो का सदस्य बनने को लेकर दुनिया की राय यूक्रेन ने मांगी थी, ऐसे में युद्ध पर विराम लग सके, इसके लिए भी भारत ने अपनी तरफ से हर मुमकिन स्टैंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दिया है। ऐसे में यूक्रेन अब क्या उम्मीद करेगा प्रधानमंत्री से, देश के नेतृत्व से और भारत से, ये देखना जरूरी हो जाता है। बहरहाल 4 दिन का ये भारत का दौरा होगा। 12 अप्रैल तक अमीन जो हैं यूक्रेन की मंत्री, वो भारत दौरे पर रहेंगी और इस दौरान तमाम लीडर्स से उनकी मुलाकात भी होगी। तो भारत पहुंच रही हैं यूक्रेन की उप विदेश मंत्री, और 4 दिन के भारत दौरे पर यूक्रेन के उप विदेश मंत्री किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी, क्या उनका यहां शेड्यूल रहने वाला है, ये आपको बताएंगे। 24 फरवरी 2022 के बाद यूक्रेन के मंत्री का ये पहला दौरा है। और आपको बता दें कि भारत में यूक्रेन की विदेश मंत्री जब आएंगे, उप विदेश मंत्री, 24 फरवरी 2022 के बाद 2023 में ये पहला दौरा होगा। रूस से जो जंग चल रही है इस पर भारत से चर्चा करेंगी अमीन झाप्रोवा, और ऐसे में भारत से मदद की उम्मीद भी कर सकते हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और डिप्टी एनएसए से उनके मुलाकात जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, और इस मुलाकात में चर्चा होगी रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मदद की मांग अमीन कर सकती हैं और इसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता भी दे सकती हैं अमीन झाप्रोवा, क्योंकि वो भारत दौरे पर आएंगी तो जाहिर सी बात है पीएम को वो निमंत्रण दे सकती हैं कि वो यूक्रेन दौरे पर आए। G20 समिट में ज़ेलेंस्की की स्पीच की भी मांग कर सकती हैं। तो बड़ी खबर यही है, आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इस यात्रा के उद्देश्य और एजेंडे निकाले जा रहे हैं। तो चलिए आज के इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। ब्रिगेडियर संदीप थापर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। 2 सवालों का जवाब आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन पहले सबसे पहला सवाल यही कि रूस जैसा बड़ा ग्लोबल पावर यूक्रेन जैसे छोटे देश को 409 दिन बाद भी हरा नहीं पाया। क्या ये अपने आप में रूस की हार मानी जाए या यूक्रेन की जीत, या फिर किन परिस्थितियों को आप देखते हैं इसमें? देखिए, इसमें कुछ रीजंस हैं। मैं समझता हूं कि रशिया ने पहले जो अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए वो बड़े पुराने थे। वो आज की डेट में जैसे आप देख रहे हैं ड्रोन्स का इस्तेमाल और अन्य चीजों का, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का, परसेप्शन मैनेजमेंट, ये सब फैक्टर इन नहीं किया था। दूसरा, रशिया ने ये सोचा कि यूक्रेन एक पुशओवर स्टेट है, हम बस जाएंगे, वो घबरा जाएंगे कि रशिया ने अटैक कर दिया है, वो हथियार डाल देंगे और हम नीपर रिवर तक पहुंच जाएंगे और कीव को कैप्चर कर लेंगे और जो हमको चाहिए होगा हम करवा लेंगे उनसे।
तीसरा, आप ये समझिए कि कोई मुल्क कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जब उसके घर में लड़ाई होती है तो वो जी जान से लड़ता है, और यही यूक्रेन ने किया है। उन्होंने दमखम लगा के डिफेंस किया है। और सबसे जरूरी बात जो है, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी मुल्कों ने, अमेरिका खासकर, ने यूक्रेन को हारने नहीं दिया। उन्होंने एक कंटिन्यूस सप्लाई चेन बना के रखा है, हथियारों का, एमुनिशन का, और हर चीज की जो यूक्रेन को जरूरत है। और यूक्रेन को इकोनॉमिकली भी इतना नीचे नहीं गिरने दिया कि वो अपने हथियार डाल दे, तो उनको सस्टेन करके रखा है ऑन ऑल फ्रंट्स। इसी वजह से, और पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी चाहिए लोगों को, कि रशिया ने किसी वजह से अपने जो उसके बड़े हथियार है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयरफोर्स को, जिसमें उसकी बहुत सुपीरियरिटी है, इस्तेमाल नहीं किया, इस डर से कि अगर अमेरिका यूक्रेन को सप्लाई कर देगा तो वो रशिया के अंदर तक हिट कर सकता है। जिस दिन मिसाइल्स रशिया ने इस्तेमाल कर दी, यूक्रेन हार जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। और मिसाइल के इस्तेमाल की नौबत आएगी या नहीं, देखिए, क्योंकि 400 दिन हो गए हैं, लगभग 1 साल और 1 महीना हो गया है। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि अगर इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल पुतिन को करना होता तो क्या इतने दिनों का वो इंतजार करते। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, रूस का पावर हम जानते हैं, समझते हैं, यूक्रेन के पास ऐसी सबसे बड़ी ताकत या पावर इस पूरे वॉर में क्या रही कि यूक्रेन इतने दिनों तक इतने तरीके से संभालता आया इस पूरे युद्ध को? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, यूक्रेन एक यूरोप का दूसरा, आई थिंक सेकंड बिगेस्ट कंट्री है, कोई पुशओवर नहीं है। हम भी पाकिस्तान में जब अटैक किया है तो हम 20-25 किलोमीटर ज्यादा अंदर नहीं जा पाए, और यूक्रेन इतनी बड़ी लैंड मास है कि इमेजिन नहीं किया जा सकता कि रशिया अंदर घुस के कीव तक पहुंच जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और फिर अपने घर पे मैं जितना मर्जी वीक हूं, मेरे घर पे अटैक होगा, मैं अपना जोखिम पूरा लगा दूंगा लड़ने के लिए। और हारता तब हारते हैं जब आपके पास आदमी नहीं रहते लड़ने के लिए। वो ज़ेलेंस्की ने अपनी कंट्री को बहुत मोटिवेट करके, अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करके दिया है। सही बात है। बने रहेगा सर हमारे साथ, हम आपके पास वापस लौटेंगे इस खबर पर चर्चा करने के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, जब यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत आती हैं तो ऐसे में उनकी उम्मीदें भी भारत से काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस बीच एक बड़ी खबर यूक्रेन के लिए, पोलैंड ने भी अब अपना खजाना खोल दिया है। अपने सभी MiG-29 यूक्रेन को देगा, और अब तक 8 MiG-29 फाइटर जेट्स जो हैं वो यूक्रेन के पास थे, लेकिन अब बहुत जल्द 6 MiG और यूक्रेन जाएंगे। तो पोलैंड की तरफ से एक बड़ी मदद, अपने तमाम MiG एयरक्राफ्ट जो हैं वो यूक्रेन को सौंपेगा पोलैंड, और MiG-29 जितने भी हैं वो सभी यूक्रेन को सौंपेगा। तो 6 से 8 जो संख्या थी, इसके बाद 6 और ऐसे फाइटर जेट्स यूक्रेन को मिलेंगे। बहरहाल, अब आपको बताते हैं कि पोलैंड ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल पोलैंड को रूस के हमले का सबसे ज्यादा डर सता रहा है। यूक्रेन को हर पश्चिमी मदद पोलैंड से ही पहुंचती है, और ऐसे में रूस से बच पाएगा क्या पोलैंड, ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन को हर मदद जो मिलती है वो पोलैंड से पहुंचती है, और ऐसे में यूक्रेन अगर हारा तो अगला टारगेट जो है वो पोलैंड हो सकता है, और पोलैंड ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहता। और इसीलिए यूक्रेन को हर मुमकिन मदद, चाहे वो एयरक्राफ्ट पहुंचाना हो, फाइटर जेट्स पहुंचाने हो, तमाम मदद पोलैंड करता आया है और आगे भी करेगा। क्योंकि रूस से बचने का ये सबसे सॉलिड तरीका इस वक्त पोलैंड के पास है कि पोलैंड नहीं चाहता रूस पोलैंड बॉर्डर तक पहुंच जाए, और अगर यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो फिर रूस का अगला कदम यही होगा कि पोलैंड उनका निशाना होगा। तो पोलैंड ने सबसे पहले यूक्रेन को अपने फाइटर जेट्स दिए, और ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 1 साल के इस जंग में अब तक तमाम हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चरल मदद और सैन्य मदद, हर तरीके से पोलैंड जो है यूक्रेन की मदद करता आया। यूक्रेन के लिए पोलैंड ने एडवांस बैटल टैंक की भी डिमांड की थी, और अब देखिए MiG विमान जो है MiG-29 वो भी पोलैंड के पास जितने MiG-29 है, ये सभी मदद यूक्रेन की जा रही है। तो यूक्रेन अगर जीतेगा तो पोलैंड रूस से बचेगा। कुल मिलाकर यूक्रेन की जीत में पोलैंड की जीत है। पोलैंड को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है, लेकिन ये युद्ध थम क्यों नहीं रहा, ये भी समझने की कोशिश करते हैं।
यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से मदद मिलती जा रही है। अब तक 30 से ज्यादा देशों ने यूक्रेन को वेपन्स पहुंचाए हैं और यूक्रेन को लगातार ये जो मदद मिल रही है ये कहीं ना कहीं एक संजीवनी की तरह इस देश की मदद में काम आ रहे हैं। 50 से ज्यादा देशों ने आर्थिक और मानवीय मदद पहुंचाई है। कई देशों से तो लड़ाके और सोल्जर्स भी यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए पहुंचे हैं। 15 जनवरी 2023 तक 60 अरब यूरो यूक्रेन को दिया जा चुका है जंग में जीवित रहने के लिए। अकेले अमेरिका ने ही 40 अरब यूरो के हथियार यूक्रेन को अब तक भेजे हैं मदद के लिए। यूरोपियन यूनियन ने भी लगातार यूक्रेन की मदद की और अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि आगे भी जंग में मदद करते रहेंगे। नाटो देशों ने यूक्रेन के लिए मिलिट्री प्रोडक्शन बढ़ा दिया और ऐसे में ये तमाम बड़ी वजह थी कि 409 दिन हो गए और यूक्रेन अब तक बाकायदा सर्वाइव ही नहीं बल्कि बाकायदा सामना करता जा रहा है रूस का। ब्रिगेडियर संदीप थापर लगातार आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। थापर साहब, जिस तरीके से हमने ये तमाम जो वजह है कि वेस्ट से मिल रही मदद, यूरोपियन यूनियन से मिल रही मदद, जो कि एक संजीवनी का काम यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि यूक्रेन की मंत्री भारत दौरे पर आएंगी। भारत से क्या उम्मीदें जगेंगी यूक्रेन की? देखिए, भारत एक ऐसी पोजीशन में है, हमने लड़ाई के बावजूद यूक्रेन को सपोर्ट किया है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम साथ में रशिया के साथ भी हमारे पुराने रिश्ते, हम तेल ले रहे हैं उनसे। तो हमने, जैसे कि बाकी सब ने रशिया को ऑयल बैन किया एक्सपोर्ट, हम उनसे ले रहे हैं। हम एक साइड नहीं लेंगे, वो हमसे उम्मीद भी नहीं कर रहा कि हम किस साइड लेंगे, लेकिन वो हमसे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की काफी साख है वर्ल्ड में, तो शायद यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ये उम्मीद रख रहे हैं कि हम रशिया के ऊपर थोड़ा दबाव डालें या उनसे प्रपोज करें कि इस युद्ध को समाप्त करें। ये मेरे हिसाब से एक मुद्दा हो सकता है उनका आने का। हथियार तो हम उनको कोई सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास हथियार काफी आ रहे हैं, और थोड़ी सी आर्थिक मदद शायद हो सकती है, लेकिन वो नहीं मुझे डिप्लोमेटिकली लगता, क्योंकि हम रशिया के भी साथ ले रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि हमारी गुड ऑफिसेज, मोदी जी के गुड ऑफिसेज को वो अपील करेंगे कि आप रशिया के साथ मिलके कुछ उन पे सद्बुद्धि दें कि ये अटैक को वापस लें। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए जब ये मुलाकातें होंगी तब देखना होगा कि भारत का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि अक्सर अब तक भारत अपना स्टैंड क्लियर रखता है कि हम जंग का समर्थन नहीं करते, लेकिन पुतिन से भी भारत के जो रिश्ते हैं, मोदी के रिश्ते हैं, वो दोस्ती कायम थी है। और ऐसे में यूक्रेन के जब ये नेता भारत दौरे पर आएंगे तो देखना होगा कि क्या मुलाकातों का फलसफा निकलता है। बने रहिएगा संदीप साहब। बड़ी खबर, यूक्रेन को जनवरी से लेकर अब तक जो मदद मिली है वो 60 अरब यूरो को पार कर चुकी है। पश्चिमी देशों ने लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की मदद अब तक यूक्रेन को कर दी है और इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका ने 44 अरब यूरो की मदद यूक्रेन को की है। तो एक तरीके से बड़ा फंडिंग, सैन्य मदद, हथियार, हर एक तरीके से जो मदद है वो यूक्रेन को दी जा रही है। न सिर्फ यूरोपीय यूनियन के तमाम देश बल्कि पश्चिम में बात करें अमेरिका की, तो अब तक सबसे बड़ी मदद अमेरिका ने 44 अरब यूरो की है। और हाल फिलहाल में भी जो बाइडेन ने अमेरिका का स्टैंड क्लियर रखा था कि और भी हथियार और सैन्य मदद यूक्रेन को पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि नहीं चाहते कि रूस अपना दबदबा बनाए या फिर जंग जीते और बाकी के देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बने। तो तमाम देशों की जब हम चर्चा करते हैं ब्रिगेडियर संदीप थापर जी, ऐसे में अमेरिका का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है दुनिया के हर बड़े डिसीजंस में, खासतौर पर यूक्रेन की जंग को जीवित रखने के लिए। जो सैन्य मदद, जो इकोनॉमी, जो फाइनेंस और हर एक तरीके से सपोर्ट अमेरिका ने दिया है यूक्रेन को, इसमें अपना वो क्या फायदा देखता है? देखिए, अमेरिका बगैर लड़े रशिया, जो कि उसका एक सुपर पावर राइवल है, उसको नीचे दिखा रहा है, उसको दबा रहा है। अपना एक भी उसने सिर्फ फाइनेंशियल मदद की है और हथियारों की मदद की है यूक्रेन को। और मैं जैसे कहता हूं, अन्य जगह पे कहता रहा हूं कि अमेरिका विल फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन। वो लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे, हम उनको सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सीज फायर नहीं करने दे रहे। और रशिया को हमने बांध के रखा हुआ है ताकि रशिया हमारे खिलाफ खड़ा ना हो।
वही कर रही है अमेरिका, वो वॉर को रुकने नहीं दे रही। वॉर तो कब का खत्म हो गया होता अगर यूक्रेन के पास हथियार न जाते या इकोनॉमिक इमदाद ना मिलती तो, लेकिन अमेरिका उसको खत्म नहीं होने दे रहा। तो ये तो बहुत जाहिर है, एपरेंट है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से बिना लड़े ही अमेरिका इस जंग में देखिए यूक्रेन की मदद करता आ रहा है और रूस को यह दिखा रहा है कि ग्लोबल पावर अमेरिका आखिर इस युद्ध की दिशा किस हद तक मोड़ सकता है। बहरहाल जंग के बीच यूक्रेन का एक सबसे नया दावा सामने आया है रूसी ठिकानों पर किए गए घातक हमलों से। यूक्रेन ने कई घातक हमले किए रूसी ठिकानों पर। जी हां, 24 घंटे में रूस के 7 ड्रोन को भी यूक्रेन ने मार गिराया। 3 रूसी ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तबाह कर दिया यूक्रेन ने और 9 रूस के सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। रूस का एक एयरक्राफ्ट भी मार गिराया गया है। तो यूक्रेन एक बार फिर अपना दमखम दिखाता नजर आ रहा है और ज़ेलेंस्की के लीडरशिप में देखिए यूक्रेन की जो सेना है वो एक बार फिर काफी मनोबल के साथ रूस का सामना करती नजर आ रही है और रूस के कई ड्रोन्स को मार गिराया है। रूस के कुछ सैनिक के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जंग के बीच यूक्रेन ने सबसे नया दावा पेश किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के कई ठिकानों पर घातक हमले किए। इसके अलावा महज पिछले एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर 7 ड्रोन को मार गिराया और 3 ऑब्जर्वेशन पोस्ट को भी तबाह कर दिया। इसमें 9 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। एक फाइटर एयरक्राफ्ट रूस का जो है वो भी यूक्रेन ने मार गिराया। जंग के बीच यूक्रेन के ये दावे अगर सही पाए जाते हैं तो ये यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ा आक्रामक घातक हमला होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक दिन में 24 घंटे के अंदर ये आक्रमण यूक्रेन ने किया है, इससे रूस को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। कई ड्रोन्स, एक एयरक्राफ्ट और सैनिकों को मार गिराने का, ऑब्जर्वेशन सेंटर्स को तबाह किए जाने का दावा यूक्रेन ने किया है। और इस खबर पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थापर जी, जिस तरीके से ये जो खबर अभी हमने दर्शकों को दिखाई, यूक्रेन ने दावा किया, यूक्रेन के ये दावे अगर सही पाए जाते हैं तो ये रूस पर बड़ा प्रहार होगा। मनोबल रूस का जरूर टूटता होगा कि कहीं ना कहीं यूक्रेन जैसे देश से 4 दिन जंग की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वहां 400 दिन के अलावा अभी भी रूस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं यूक्रेनी सेना। जी, लड़ाई में बहुत खबरें फैलाई जाती हैं और आजकल के इंटरनेट के जमाने में इसको परसेप्शन मैनेजमेंट, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत दोनों क्लेम्स और काउंटर क्लेम, दोनों इंफॉर्मेशन वॉर बोलते हैं इसको, दोनों मुल्क करेंगे, दोनों लड़ने वाली पार्टीज करेंगी। कहां तक सही है कहां तक नहीं, ये लड़ाई के बाद ही पता चलता है। कुछ एलिमेंट सच होता है, कुछ बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो इससे, और ये लड़ाई में होता रहता है, कभी एक का पाला थोड़ा भारी पड़ता है, कभी दूसरे का, तो इससे कोई मेजर नुकसान नहीं होता। हाँ, कुछ पर्टिकुलर प्लान जो दुश्मन की है वो नाकाम कर दी आपने। तो ये, और मैं समझता हूं इस लड़ाई में पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि इस लड़ाई में टेक्नोलॉजी का एक नई फैसेट, जैसे कि मैंने बोला ड्रोन अटैक, एक ड्रोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन के आए हैं वॉरफेयर का, फ्यूचर वॉरफेयर का। जो आप पहले टैंकों से या एयरक्राफ्ट से करते थे, वो आजकल आप ड्रोन से कर रहे हैं। कितना कॉस्ट इफेक्टिव है और एक्यूरेट है। तो मैं समझता हूं कि इस लड़ाई से आगे अगर कुछ सीखने की बात है तो ये ड्रोन से आगे निकलेगा कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है जी। तो जैसे मैंने कहा कि काउंटर क्लेम होते रहेंगे। कोई ऐसा मेजर चीज नहीं है कि आपने बहुत कोई बड़ी चीज, काबिलियत दुश्मन की बर्बाद कर दी है। ये नुकसान तो दोनों साइड पे होते रहेंगे। नुकसान निश्चित तौर पर दोनों साइड हो भी रहा है, और ऐसे में जब नुकसान की बात की जाती है तो फिर किस देश को कितना नुकसान हुआ, इन आंकड़ों का हिसाब लगाने बैठे तो वाकई दोनों देशों ने काफी कुछ खोया भी है, और जंग में जिन चीजों की, जिन उपलब्धियों की उम्मीद की थी वो शायद ही किसी को हासिल हो पाया हो। बहरहाल अभी अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश लगातार युद्ध में हथियार क्यों भेज रहे हैं, क्यों लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 बने रहने की चाहत रखता है, और ये एक बात किसी भी देश से छुपी नहीं है।
युद्ध लंबा खींचेगा, रूस की ताकत घटेगी, रूस उलझा रहेगा। जाहिर सी बात है, आर्थिक रूप से एक न एक दिन रूस की हड्डी कमर की टूटेगी और ऐसे में अमेरिका को इस बात का फायदा मिलेगा। ब्रिटेन को इससे क्या फायदा है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही ब्रिटेन और रूस में तनातनी तो चलती आई है। ब्रिटेन ने सबसे आगे रहकर यूक्रेन की मदद इसीलिए की, रूस अगर जीतता है तो ब्रिटेन से बदला ले लेगा और ऐसे में ब्रिटेन को नुकसान की गुंजाइश बनी रहेगी। फ्रांस यूक्रेन की जोर शोर से मदद क्यों करता है? फ्रांस ने हथियारों का बड़ा जखीरा एक्सपोर्टर बना रहा और एक्सपोर्ट किया। रूस अगर जीतता है तो रूस के वेपन्स का जो प्रभुत्व देश भर में, दुनिया भर में माना जाता है, वो बढ़ जाएगा। रूस जीता तो पूरे यूरोप को कंट्रोल करेगा और फ्रांस ऐसा नहीं चाहता कि पुतिन ऐसा करे। वहीं जर्मनी, पूर्वी जर्मनी पर रूस के कब्जे का डर वर्ल्ड वॉर 2 में सताता है। जर्मनी ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया था। रूस अगर यूक्रेन से जीत जाता है तो फिर आने वाले वक्त में जर्मनी पर भी हमला कर सकता है और ये तमाम वजह हैं जो खतरा पड़ोसी मुल्कों को या दूसरे देशों को सताता है। नाटो की बात करें तो रूस के जो तमाम दुश्मन देशों का संगठन है नाटो, और नाटो का जन्म ही रूस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हुआ था और यूक्रेन इसका सदस्य बनना चाहता है। हाल फिलहाल में फिनलैंड भी इसका सदस्य बना। ऐसे में रूस जो है वो क्या कमजोर हो पाता है, नाटो देशों के साथ साथ पश्चिम के इन तमाम देशों का सामना कर पाता है या नहीं, ये बड़ा सवाल। संदीप थापर जी आज हमारे साथ जुड़े थे, आपने अपने ओपिनियंस हमसे शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।